स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में सूत्र के साथ आगे सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। पूजा स्थल के विशेष प्रावधान अधिनियम को लेकर जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा लेटर लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजने का फैसला लिया है दोस्तों, वैसे ही अचानक सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो चुका है दोस्तों। बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद इस एक्ट पर लगने वाला है अंतिम मुहर। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में ईवीएम और चुनाव आयोग के आधार पर चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए विपक्ष के लोगों ने शपथ लेने से ही कर दिया है इंकार। बताएंगे कौन से राज्य के अंदर ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में आज फिर से किसानों और सरकार के बीच संघर्ष देखने को मिल सकता है दोस्तों। बताएंगे आज होने वाली दिल्ली कूच की यात्रा के दौरान किस तरीके का माहौल रहने वाला है दोस्तों, किस तरीके की तैयारी की गई है। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को 1000 करोड़ के मामले में दे दी है बड़ी राहत। बताएंगे वॉशिंग मशीन फिर से चला है। इसी के साथ में दिल्ली के चुनाव से पहले वोट काटने के गंभीर आरोप लगाने पर आम आदमी पार्टी को अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से सफाई दी गई है। बताएं क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए, इसके कारण देश के अंदर मंदिर मस्जिद के नए नए विवाद उपजाए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा दोस्तों। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को एक लेटर लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस कानून को रद्द करने की मांग की है, वैसे ही अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। याचिकाओं में किसी पूजा स्थल को फिर से पाने के लिए 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप में परिवर्तन की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाने वाले प्रावधानों को चुनौती दी गई है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक जो कमेटी बनाई है उसमें 3 बड़े जजों को रखा गया है और इसके बाद विशेष पीठ सुनवाई करने वाला है, कोई बड़ा फैसला लेने वाला है दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ से कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा और देश के अंदर जिस तरीके से आपसी सद्भाव को बिगाड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है उस पर रोक लगेगा, तो अपनी राय जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विपक्ष के विधायकों का शपथ लेने से इंकार। आदित्य ठाकरे बोले, कहा हमें ईवीएम पर शक है, यह जनता का जनादेश नहीं है। बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री और सारे विपक्ष के लोगों ने शपथ ले लिया, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोगों ने शपथ ले लिया, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सारे विधायकों ने फैसला लिया है कि वो शपथ नहीं लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जनता का जनादेश नहीं है बल्कि ईवीएम और पूरी व्यवस्था का एक जनादेश है। और ईवीएम के साथ साथ तमाम चुनावी प्रक्रिया पर शक जाहिर करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता की ओर से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशक अपनी जीत का जश्न मना रहे हो, लेकिन जो जनादेश मिला है वो ईवीएम और भारतीय निर्वाचन आयोग का जनादेश है, ना कि जनता का जनादेश है। विपक्ष सोलापुर के अंदर माल शीरस विधानसभा के अंदर मार्कवाड़ी गांव में कर्फ्यू और गिरफ्तारी का भी विरोध कर रहा है दोस्तों, जहां पर ग्रामीणों ने मतपत्र के जरिए दोबारा से चुनाव कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हम शपथ नहीं ले रहे हैं, लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उन पर संज्ञान लिया जाए, जब ये संज्ञान लेकर सारी शंकाएं दूर की जाएगी उसके बाद ही आगे शपथ लिया जाएगा। कुल मिलाकर बिना विपक्ष के क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा का सदन चला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर वाकई उन्हें लोकतंत्र की परवाह है तो उनको विपक्ष को साथ में लेकर आना पड़ेगा। और अगर विपक्ष को साथ में लेकर आना चाहते हैं तो सारी शंकाओं को दूर करना पड़ेगा और इसके लिए जितनी भी बातें कही गई है उन सब पर दोबारा से ध्यान देकर दोबारा से जांच पड़ताल करवाना पड़ेगा। वही किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसानों के नेता फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने किसानों को उनके मुद्दे पर बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई संदेश नहीं मिलने पर फिर से स्पष्ट कर दिया है कि 101 किसानों का एक जत्था 8 तारीख यानी आज 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेगा। बता दें कि शुक्रवार को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के कारण कुछ किसानों के कथित तौर पर घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की और अपने पैदल मार्च को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद फिर 2 दिनों का समय केंद्र की मोदी सरकार को दिया गया, लेकिन उस दौरान भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो फिर से आज दिल्ली कूच की ओर आगे बढ़ेंगे तो तय है कि फिर से प्रशासन की ओर से बल का उपयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर 200 किसानों को बार बार दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, क्या इस बार फिर से रोके जाने का प्रयास किया जाएगा? आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। के साथ में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फिर से समर्थन देते ही अजित पवार को बड़ा तोहफा मिला है। आयकर विभाग के द्वारा सीज संपत्तियां मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साल 2021 के अंदर आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजित पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और सुनीता पवार की संपत्ति सीज कर ली थी। विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए थे। उसका दावा था कि ये कागजात अजित पवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति का हिस्सा है। और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं दोस्तों, तो अचानक से 1000 करोड़ रुपए की जब्त संपत्ति वापस मिल गई है। यही उनका एंड गोल था, यही अंतिम लक्ष्य था जो उनको प्राप्त हो गया है। इससे पहले जब शरद पवार से अलग हुए तब कहने लगे कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अब एक तो डिप्टी सीएम बनकर रह गए हैं, कोई बड़ा मंत्रालय भी बीजेपी ने नहीं दिया है और अब वॉशिंग मशीन में भी धुलकर साफ हो गए हैं। तो साफ तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि उनकी पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने और इसके एवज में 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति को वापस करना था। आप लोग की इस पर क्या टिप्पणी है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दोहरी सत्ता के बावजूद विशेष राज्य का दर्जा का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपने पुराने एजेंडे को भूलने का काम किया है। विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग हुए थे, लेकिन अब अचानक से शांति हो गई है दोस्तों। दोनों जगह एनडीए गठबंधन की
सरकार है बिहार और केंद्र में, इसके बावजूद विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार तो मांग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी हमेशा मांग करती रहेगी विशेष राज्य का दर्जा। आरजेडी का सबसे प्राइम एजेंडा में से एक है। साथ कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक की सरकार ने एक ऐसा स्टेप लिया है दोस्तों जिससे भाजपाइयों का भड़कना पूरी तरीके से तय है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार ने फैसला लिया है कि बेलगावी में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान जो तस्वीरें नजर आती है जिसमें सबसे राइट हैंड पर सावरकर की तस्वीर लगी हुई है उसको हटाया जाएगा। महात्मा गांधी, एससी बोस के साथ साथ विवेकानंद की तस्वीर के साथ सावरकर की तस्वीर नहीं रह सकती है। ये सारे महापुरुष है, लेकिन सावरकर को लेकर लगातार डिबेट जारी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से ही सावरकर को प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए सावरकर की तस्वीर हटाने का फैसला लिया गया है। मीडिया में जानकारी मिल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि तस्वीर जरूर हटनी चाहिए तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करिएगा। इसी के साथ में वॉशिंग मशीन का काम चालू है। अजित पवार की जब्त 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज होगी। बेनामी लेन देन नहीं हुआ, ट्राइब्यूनल की ओर से जो बयान आया है इसके बाद अब सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि 7 अक्टूबर 2021 को छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट इन संपत्तियों को जब्त किया था, लेकिन अब अचानक से छोड़ दिया गया। साथ हरियाणा में मीडिया कर्मियों को किसान प्रदर्शन से दूर रहने के लिए कहा गया है। साथ अगले होने वाले विधानसभा चुनाव दिल्ली में काफी दिलचस्प होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक हलचलें तेज है दोस्तों। इस चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट के अंदर नाम हटाए जाने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर चुनावी प्रक्रिया को अपने तरीके से करने की कोशिश की है और कई सारे वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, जिसमें से 75% तक वोटर्स ऐसे हैं जिनका गलत तरीके से नाम काटा गया है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में वोट काटे जाने पर भाजपा की साजिश बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारे सबूत सौंपे थे दोस्तों। इसके बाद केजरीवाल के आरोप पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शाहदरा जिला निर्वाचन अधिकारी से बयान दिलवाया है जिसमें कहा गया कि शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मतदाता सूची में सुधार के संदर्भ में 29 अक्टूबर से सिर्फ 494 फॉर्म 7 मिले हैं। इसलिए यह दावा करना कि पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूची से मतदाताओं के नाम काटने के लिए 11,000 फॉर्म 7 दाखिल किए गए हैं, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय ए के अधिकारी ने बताया है कि मतदाता सूची में सुधार के लिए चलाए गए विशेष सारांश अभियान के दौरान करीब 2.25 लाख आवेदन मिले थे, जिनमें मतदाता सूची के लिए नाम शामिल कराने के लिए दिए गए आवेदन 6 व 7 व मतदाता सूची में सुधार के लिए दिए गए आवेदन 7 और 8 भी शामिल है। बूथ लेवल अधिकारी BLO सभी आवेदन व शिकायतों की जांच पढ़कर सत्यापन करते हैं। उनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। 24 दिसंबर को यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 जनवरी को मतदाता सूची जारी होगी। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से वोटर लिस्ट में से नाम काटे जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका डिनाई जरूर कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को सारे सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से जाना चाहिए और डिटेल में शिकायत करनी चाहिए, वरना कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगर उनके आरोपों में दम है तो जरूर सबूत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी देखा गया था कि लगभग 4 से 5 महीने के बीच में 72 लाख के आसपास नए वोटर्स ऐड करवा दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान के तहत इस तरीके से नंबर ऑफ वोटर्स बढ़वाए थे। ये काफी गंभीर मामला है दोस्तों। देखते हैं कि इस तरीके की प्रतिक्रिया अब आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आती है और आम आदमी पार्टी क्या इसे कोर्ट के अंदर लेकर जाने वाली है। साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ पार्टियां अलग थलग होने को तैयार है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के एमएलसी के द्वारा किए गए पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी के नेता काफी भड़क गए और उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने का ऐलान तक कर दिया है। समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में अकेले चलना गवारा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रहते हुए शिवसेना यूबीटी की सांप्रदायिक विचारधारा का हिस्सा बनना हरगिज गवारा नहीं है और शिवसेना यूबीटी के नेता के द्वारा किए गए पोस्ट का विरोध जाहिर किया गया है। देखते हैं शिवसेना यूबीटी क्या कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। साथ आम आदमी पार्टी के चीफ विप दिलीप पांडे ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली विधानसभा के अंदर पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले दिलीप पांडे ने शुक्रवार को ऐलान किया है इशारों में कि वो अगले महीने में दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव में उनको तिमारपुर विधानसभा सीट से शायद टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि उनके लिए कुछ और करने का वक्त आ गया है। बता दें कि फरवरी के अंदर 2025 में दिल्ली के 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और एक दिग्गज नेता को तिमारपुर में आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। तो दिलीप पांडे को हो सकता है कि इस बार चुनाव में टिकट देकर मैदान में ना उतारा जाए। आम आदमी पार्टी जो पुराने टिपिकल नेता है उन सबको अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है ताकि उनके अपने खुद के वोटर्स भी साथ में जुड़े और आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत हासिल कर सके। इस बार आम आदमी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। नए चेहरों को मैदान में उतारकर साथ साथ बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सुर्खियां लगातार सामने आती रहती है। ऐसे में मुंबई की हांडी वाली मस्जिद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बैठक बुलाई गई दोस्तों। स्थानीय उलेमाओं की ओर से इसका विरोध किया गया और खंडन किया गया है अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का। कुल मिलाकर भारत के अंदर कई सारे मस्जिद और उलेमा निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने बांग्लादेश के अंदर किसी भी उत्पीड़न का जोरदार विरोध किया है दोस्तों। होना भी चाहिए और भारत के अंदर भाजपा के लोगों को लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरीके के उत्पीड़न का समर्थन करते हैं, जबकि खुलकर उलेमाओं ने आकर कहा है कि वो ऐसे किसी भी उत्पीड़न का विरोध करते हैं, चाहे वो भारत हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मायावती ने समाजवादी पार्टी को लेकर जो टिप्पणी की है और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बयान दिया है, इस पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को कांग्रेस पार्टी के सांसद ने हिदायत दे दी है। कांग्रेस के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा है कि मायावती
दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपनी पार्टी की चिंता कर ले। वहीं पर इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों की राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन के नेता होंगे। ये सही है कि ममता बनर्जी एक्सपीरियंस नेता है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ने साफ शब्दों में ये बयान दिया है। साथ साथ तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तीखा निशाना, कहा बीपीएससी छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर की रिटायरमेंट की उम्र में भी युवाओं पर जुल्म किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के इशारे पर पुलिस ने बीपीएससी छात्रों पर विरोध करते वक्त लाठी चार्ज किया है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एक और एमएलए ने बीजेपी से मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर दावेदारी ठोक दी है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर बीजेपी के एमएलए बासन गौड़ा पाटिल यातनाल ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं डिजर्व करता हूं कि मुझको अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार कर्नाटक राज्य में बनती है तो इससे पहले बासन गौड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के नेता येदियुरप्पा और उनकी पूरी फैमिली को एक्सपोज कर दिया था दोस्तों, और बीजेपी ने फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। और अब बासन गौड़ा पाटिल कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पोस्ट के एक बड़े और अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटक में और भी इस तरीके के बगावत निकलकर सामने आने वाले हैं और येदियुरप्पा और उनके बेटे को जो बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे रही है और पूरी तरीके से कर्नाटक में परिवारवाद का डंका बजाया जा रहा है, तो भाजपा के जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता है वो इसी तरीके से नाराजगी जाहिर करेंगे। सासा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और संबल हिंसा पर जमाते इस्लामी हिंद ने बयान दिया है। जमाते इस्लामी हिंद ने शनिवार को कहा है कि आज देश भर के अंदर कौमी एकता को अदालत के गलत फैसले से दिक्कत हो रही है, खासतौर पर मुस्लिम कौम को इससे दिक्कतें हो रही है। इसके बाद उन्होंने कई सारी बातें कही है, खासकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उसके स्प्रिट में लागू करने की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि जो कानून बनाते वक्त की स्प्रिट थी उसी के आधार पर इस एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। सासा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताते हुए जो बयान दिया है दोस्तों, इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ पार्टियां ममता बनर्जी के नेतृत्व से संतुष्ट है, लेकिन कुछ पार्टियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ही नेतृत्व देना चाहिए इंडिया गठबंधन का, या तो राहुल गांधी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ना चाहिए या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आगे आना चाहिए। कई सारे लोगों की मांग है कि अब प्रियंका गांधी को आगे कर सकती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। साथ साथ बिहार के प्रशासनिक सेवा के 48 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के विधानसभा के चुनाव 2025 में होने वाले, उससे पहले बड़े स्तर पर अधिकारियों का तबादला हुआ है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी अपडेट पहुंचती रहे। इसी के साथ में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की हार के लिए ईवीएम की बैटरी से लेकर वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर के साथ चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रही है, मगर अपनी संगठनात्मक कमजोरी का आकलन करने की तत्परता फिलहाल कांग्रेस की कार्य समिति के प्रस्तावना के संदर्भ में आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी जांच पड़ताल करने के लिए, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया इसके बारे में ज्यादा मीडिया में इंफॉर्मेशन नहीं आई है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी कुछ बड़े बदलाव अपने सीक्रेट स्तर पर कर रही है या फिर पार्टी की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाम पर कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा है, जैसा कि मीडिया वाले दावा कर रहे हैं। दोस्तों हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे चुनाव में हार के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं आती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की भी कोई रिपोर्ट मीडिया में खासकर पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य कर्ता धर्ता को सब कुछ पता हो कि आखिर हार का क्या बड़ा कारण था, लेकिन मीडिया में इस तरीके की रिपोर्ट जो छपाई जा रही है या छापी जा रही है, इससे ही पता चलता है कि एक पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। दोस्तों सासा महाराष्ट्र के अंदर ईवीएम के मसले को लेकर घमासान जारी, विपक्ष के लोगों ने शपथ नहीं लिया, तो इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शरद पवार से कहा है कि जल्द हार स्वीकार करेंगे तो इससे बाहर निकलने में आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि अपेक्षा है कि आप कम से कम सहकर्मियों से आम मंथन की सलाह देंगे। सीएम फडणवीस ने एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार से कहा कि आप वरिष्ठ नेता है, कम से कम आपको देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। अधिक वोट मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें लोकसभा चुनाव में मिली थी। बीजेपी को 1,49,13,914 वोट मिले थे, जबकि 9 सीटें उन्हें मात्र मिली। कांग्रेस पार्टी को 96,41,856 वोट मिले और 13 सीटें मिली, यानी वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के थे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली। कुल मिलाकर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ये नहीं बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था अपने गठबंधन के तहत, जबकि कांग्रेस पार्टी को काफी कम सीटें मिली थी। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ये सबसे बड़ा तथ्य छुपाकर मामले को अलग तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष के विरोध को इनजस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सासा प्रोफेसर राम गोपाल यादव बोले, कहा राहुल गांधी हमारे नेता नहीं, वो चुनाव हारते ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी इसलिए गठबंधन में है कि हम अकेले तिकड़मी बीजेपी को हरा नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में भी हार गई, मध्य प्रदेश के अंदर उनको हार का सामना करना पड़ा, राज्य में शून्य पर आउट हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की ओर से की गई टिप्पणी के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर नेतृत्व को लेकर एक नई चर्चा को पुश करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों क्या आप मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर अब नेतृत्व में बदलाव करने का समय है या फिर आपसी एकजुटता को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय बोले, कहा मायावती जी भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती हैं। मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया था कि वो बांग्लादेश पर कुछ नहीं बोलते बल्कि संभल के बारे में बयान देते
चाहते हैं क्योंकि उनको मुस्लिम वोटों की चिंता है। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के अजय राय ने साफ शब्दों में कहा है कि मायावती जी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करती है। उनका काम केवल भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला बयान देने का है। साथ साथ दिल्ली के अंदर मुद्दे का राजनीतिकरण ना करे। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह की सैर के दौरान एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या, पंचशील इनकलेव में एक बुजुर्ग की हत्या और जबरन वसूली की बढ़ती घटनाओं सहित कई हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। केजरीवाल ने पीटीआई वीडियो सेवा से कहा है कि लोग घबराए हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, बुजुर्ग डरे हुए, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। गैंग वॉर दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली के हर कोने में मादक पदार्थ बिक रहे हैं। दिल्ली पुलिस कहाँ है, गृह मंत्री कहाँ है? उन्होंने कुछ अपराधों के पीछे रोहिंग्या का हाथ होने के बीजेपी के दावे पर कहा है कि अगर वे रोहिंग्या है तो गृह मंत्री ने उन्हें म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं पर ही क्यों नहीं रोक दिया, उनको दिल्ली कैसे आने दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के लोग जो घुसपैठ का मुद्दा दिल्ली के अंदर उठा रहे हैं, उल्टा बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। जिस तरीके से झारखंड के अंदर लोगों ने भाजपा को झटका दिया था, साथ साथ दोस्तों केजरीवाल की सरकार के कारण महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। दिल्ली के अंदर एक महिला ने साफ शब्दों में ये बयान दिया है। आपको बता दें कि माहौल क्या है के तहत राजीव रंजन जब सवाल पूछने के लिए पहुंचे कि आप बताइए कि दिल्ली में किस तरीके का माहौल है, तो इस पर स्थानीय दिल्ली की एक महिला वोटर ने कहा कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। यही बड़ा कारण है कि दिल्ली के अंदर अलग अलग तरीके के नए मुद्दे खड़ा करने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद को लेकर बार बार कोई ना कोई हर दिन न्यूज बनाई जाती है और बताया जाता है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन आपस में टूटा पड़ा है, अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियां कब एक साथ आकर चुनाव लड़ जाए, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी राज्य के अंदर नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में वोटों का डिवाइड हो और भाजपा इसका फायदा उठा ले, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन को जीत मिलती है तो दूर तक मैसेज जाएगा, क्लियर मैसेज जाएगा। साथ साथ दोस्तों माँ बेटी ने जिला के राजाजी यानी आईएएस अधिकारी से ऊंची आवाज में बात कर ली। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के अंदर दोनों माँ बेटी को हिरासत में ले लिया गया है। राजाजी के हुक्म पर पुलिस पहुंची और दोनों को कस्टडी में ले लिया गया। शायद अब एनएसए लगा दिया जाएगा। ये दोनों जमीन के विवाद की सुनवाई ना होने पर राजाजी के पास पहुंच गई थी, यानी डीएम साहब से ऊंची आवाज में बात करने की सजा दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर नागरिकों का क्या स्टेटस बनाकर छोड़ दिया गया है दोस्तों। यानी छोटे छोटे मामले पर ऐसे हिरासत में लिया जाता है जैसे कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की व्यवस्था से भाजपा के कई सारे विधायक भी नाराज है। भाजपा के विधायक भी मानते हैं कि राज्य के अंदर अफसरशाही चल रही है उत्तर प्रदेश में और भाजपा के विधायकों की भी नहीं सुनी जाती है और अफसरशाही का ही ये आलम है कि इस तरीके से हिरासत में ले लिया गया है छोटे से मामले को लेकर। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की जो बात कही है, इस पर शरद पवार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कोल्हापुर के अंदर कहा कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने जो अपना रुख अपनाया है वो आक्रामक है, उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा है कि हम आने वाले सभी चुनाव का मिलकर सामना करेंगे, हारने पर निराश नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव और उनका कहना है कि उन्हें महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ आगे जाना है। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने अबू आजमी का बयान सुना है। बता दें कि कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानती है। ऐसे में शरद पवार का ये बयान उन्हें नागवार गुजर सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन नेतृत्व को लेकर चर्चा जरूर होगी। ये बात है क्योंकि बार बार इस तरीके के मामले को प्रमोट किया जा रहा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में लगभग 40 गाड़ियां चलती है। इस पर समाजवादी पार्टी के समर्थक सूर्या समाजवादी ने कहा कि बाबा जी को किस बात का डर है, भाषण तो बहुत लंबे लंबे देते हैं। शासक कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा शनिवार को रोहिणी के अंदर समाप्त हो गई है। ये यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता से न्याय अपील के तहत निकाली गई थी दोस्तों। इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सचिन पायलट को भेजा था नेतृत्व करने के लिए। दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने 8 नवंबर से राजघाट से इस यात्रा की शुरुआत की थी। पहले यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद अजय माकन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और अनिल चौधरी जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो सकता है कि अगले चरण में इसमें शामिल हो। यह बात होता है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव काफी सीरियस होकर लड़ रही है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता करवाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अगर समझौता नहीं होता तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। इसी के साथ में उपराष्ट्रपति को देश के किसानों ने एक लेटर लिखा है। इसमें मांगे पूरी करने के लिए सरकार को निर्देश देने के लिए कहा है। इससे पहले किसानों की मांग को लेकर उपराष्ट्रपति महोदय ने अचानक से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को फटकार लगाई थी दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कृषि मंत्री की नींद कब खुलेगी और बार बार रिक्वेस्ट करने से क्या कुछ भला हो सकता है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज आया है। मैसेज में लिखा गया है कि आईएसआई के 2 एजेंट नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। मैसेज मुंबई की पुलिस अलर्ट हो गई है दोस्तों। मैसेज मिलने के बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरीके की धमकियां आ चुकी है दोस्तों। आप लोग की क्या राय है इस तरीके की धमकियों के बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। वहीं पर राहुल गांधी बोले कहा मोदी सरकार नया टैक्स का स्लैब लाने की तैयारी में है। 1500 रुपए से ज्यादा के कपड़ों पर जीएसटी को अब 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ये पूरी तरीके से अन्याय है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया पर फिर से लोगों को जीएसटी के माध्यम से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा की सरकार पर एक के बाद एक लोगों पर टैक्स लादने के आरोप लगाए हैं।
हैं दोस्तों, लगातार डायरेक्ट टैक्स यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको कम किया जा रहा है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से लिए जा रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है जो ज्यादातर गरीब लोगों से वसूले जाते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल। जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी अपडेट पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद।